नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। जनता मांगे जवाब में आज बात भारतीय जनता पार्टी के 43 साल पूरे होने की, पार्टी के स्थापना दिवस की, जनसंघ से लेकर भाजपा के उदय की और बात अटल अडवाणी से लेकर मोदी शाह तक के भाजपा के सफर की। कहा जाए तो अटल जी की वह कविता आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। अटल बिहारी वाजपेयी की ये कविता आज की हकीकत है। आज भारतीय जनता पार्टी का अमृत काल है। आज भाजपा सत्ता के शिखर पर है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली भाजपा की सत्ता आज केंद्र के साथ हिंदुस्तान के 16 राज्यों में है। अक्टूबर 1951 में जनसंघ से जनता पार्टी और फिर भाजपा तक 3 सीटों से 303 सीटों तक कई आयाम गढ़े। 1977 में जनसंघ का विलय जनता पार्टी में हुआ। फिर 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की नींव पड़ी, जिसके बाद पहली बार 1984 के लोकसभा चुनाव में भाजपा का खाता सिर्फ 2 सीटों से ही खुला था। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 300 का आंकड़ा पार कर लिया और 303 सीटों पर रिकॉर्ड जीत दर्ज कराई। अपने 43 सालों के सफर में भाजपा ने कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। भाजपा ने किसी भी विपरीत परिस्थितियों में हार नहीं मानी। बात यदि भाजपा की स्थापना की बात की करें तो अलग अलग वक्त में पार्टी के विचारों में कई बदलाव भी देखने को मिलते रहे हैं, लेकिन कई ऐसे मुद्दे रहे हैं जिसको पार्टी ने कभी नहीं छोड़ा। हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, कश्मीर उस वक्त भी केंद्र में रहे हैं। समय समय पर राम जन्मभूमि आंदोलन भी तेज हुआ, फिर पार्टी ने इस पर आक्रामक रुख अपनाया। नतीजा ये हुआ कि इस आंदोलन के बाद बीजेपी के पक्ष में माहौल बना और फिर साल आया 2014। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद शायद कम भी लोगों को थी। जब नतीजे आए तो राजनीतिक पंडित भी हैरान थे। बीजेपी अकेले दम पर बहुमत में आई और इस रिकॉर्ड जीत के नायक थे नरेंद्र मोदी। ऐतिहासिक जीत के बाद उन्होंने देश की कमान संभाली। नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों की अगुवाई में पार्टी एक के बाद एक कई राज्यों में भी जीत दर्ज की। इस दौरान मोदी सरकार ने जनता से किए कई चुनावी वायदों को भी पूरा किया और अब उनके तेवर सबके सामने हैं। जनता मांगे जवाब में बात आज इसी मुद्दे पर करेंगे। 43 का तिलस्म। भारतीय जनता पार्टी का 43वां स्थापना दिवस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को कई तरह से मंत्र दिए, तो वहीं पीएम ने भाजपा के फ्यूचर प्लान को भी कार्यकर्ताओं से साझा किया। इस दौरान पीएम के निशाने पर विरोधी भी रहे। प्रधानमंत्री ने कार्यकर्ताओं को 45 मिनट तक संबोधित किया, जिसमें उन्होंने आज हनुमान जयंती होने के कारण पार्टी की तुलना हनुमान जी की कार्यशैली के साथ कर दी। कहा कि भाजपा हनुमान जी के कैन डू एटीट्यूड पर की तरह काम करती है और सबकी मदद करने की कोशिश भी करती है। प्रधानमंत्री ने जनसंघ और आज की भाजपा की तुलना करते हुए कहा कि कार्यकर्ता अति आत्मविश्वास में न रहें, वे लोगों से जुड़ें। संबोधन के दौरान कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि ये दल भाजपा के काम को पचा नहीं पा रहे। ये हताश लोग मोदी की कब्र खोदने की बात करते हैं, मगर भाजपा हनुमान जी से प्रेरणा लेती है। जब हनुमान जी को राक्षसों का सामना करना पड़ा तो वो कठोर हो गए। जब भ्रष्टाचार, परिवारवाद, कानून व्यवस्था की बात आती है तो वो भाजपा उतनी ही संकल्पबद्ध हो जाती है। पीएम ने कहा कि दशकों से हिंसा झेल रहे कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में शांति का सूरज उगेगा, ये उन्होंने सोचा नहीं था। आर्टिकल 370 इतिहास हो जाएगा, ये भी उन्होंने कल्पना नहीं की थी। जो काम दशकों तक नहीं हुए वो भाजपा कैसे कर रही है, वो इन्हें पच नहीं पा रहा। लेकिन आज हर कोई भाजपा के कमल को खिलाने और रक्षा करने के लिए ढाल बनकर खड़ा है। पीएम ने कहा कि जब हमारे सामने 2047 के विकसित भारत का लक्ष्य है तो ये जिम्मेदारी है कि परिश्रम में कोई कमी नहीं छोड़ेगा। सेलिब्रेशन करना है, लेकिन चुनौतियों के लिए कमर भी कसनी है, क्योंकि भाजपा को 21वीं सदी की भविष्य की पार्टी बनना है, मगर संविधान की सीमाओं में भी रहना है।
पीएम ने कहा कि हमें अति आत्मविश्वास का शिकार नहीं होना है। लोग अभी से कह रहे हैं कि 2024 में भाजपा को कोई नहीं हरा सकता। यह बात सही भी है, लेकिन भाजपा कार्यकर्ता के नाते हमें चुनाव जीतने तक सीमित नहीं रहना है, बल्कि हर नागरिक का दिल जीतना है। मतलब साफ है कि अटल अडवाणी के बाद अब भाजपा में मोदी और शाह का दौर पार्टी को नई ऊंचाइयां दिलाएगा। ये दौर भाजपा के लिए 21वीं सदी का दौर होगा। अब इसमें क्या खास रहेगा और मोदी शाह की भाजपा में आगे क्या होगा, जनता मांगे जवाब में इसी विषय पर चर्चा करेंगे 43 के तिरस में। लेकिन पहले कुछ सुन लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के कुछ अंश। हमें भाजपा को 21वीं सदी की भविष्य की पार्टी बनाना है। हमें दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी अति आत्मविश्वास का शिकार नहीं होना है। हमें एक भाजपा कार्यकर्ता के नाते इस देश के हर नागरिक का दिल जीतना है। हमें चुनाव जीतने तक सीमित नहीं रहना है, कोटि कोटि जनों के दिलों को जीतना, ये हमारा मकसद है। तो इस विषय पर चर्चा करने के हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा नेता गुलरेज शेख जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता रवि वर्मा राहुल जी हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ डॉक्टर सत्यपाल शर्मा जी हैं और स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी हैं। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हम पक्ष विपक्ष की बाद में बात करेंगे। पहले श्रीवास्तव जी, आज हम आप लोगों को बता दें कि आज हम 5 बिंदुओं पर बात करेंगे। हमने उसको छाटा है। मोदी जी ने जो अपनी स्पीच दी है वो 5 अलग अलग तरह के एक तरह से बिंदु थे, जिसमें पहले बिंदु पे मैं बात करूंगा, सभी से अलग अलग बिंदुओं में बात करूंगा। श्रीवास्तव जी आपसे बात करूंगा। उन्होंने कहा कि हनुमान जी की तरह कैन डू एटीट्यूड वाली पार्टी है। साथ में कहा कि राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। इसमें कितनी सत्यता है? देखिए त्रिपाठी जी, जहाँ तक हनुमान जी के का जिक्र किया गया है, इसमें आज हनुमान जयंती है जी, और हनुमान जी का जो कैरेक्टर है हमारे इतिहास में और तमाम जो उनको लेकर के पूरा विश्वास लोगों का है हनुमान जी में, तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले हनुमान जयंती पर एक जो है अपने स्पीच की शुरुआत जो करके ये बताने की कोशिश किया है कि हनुमान जी के लिए कोई काम मतलब ये नहीं है जी, कोई काम कठिन नहीं है। हाँ, मतलब ये कि कोई भी काम करना हो उनके लिए जरूरी नहीं है कि वो काम ना हो, हर काम कर सकते हैं। तो इसी तरह से उन्होंने भाजपा के कार्यकर्ताओं को संदेश दिया। एक बात और भी है, कैन डू एटीट्यूड, तो ये एक तरह के जो भावना उन्होंने कार्यकर्ताओं के बीच में डालने की बात कही है। तो हमें लगता है प्रधानमंत्री जी ने अपनी पूरी स्पीच के दौरान जो इस प्रसंग को लेकर के आए, उससे लगा कि आज 43वें जो है उस पर जो स्थापना दिवस है, इसमें लोगों में ऊर्जा भरने का प्रयास किया जी। आप देखते होंगे कि दिल्ली का चुनाव देखा होगा और वहाँ हनुमान जी को किस तरह से केजरीवाल आगे करके चुनाव लड़े। तो हमें लगता है कि प्रधानमंत्री जी इस प्रसंग को लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश की है। और दूसरी बात है, कार्यकर्ताओं को ये बताने की कोशिश की है कि उनके लिए कोई काम कठिन नहीं है, हर काम आसान है जी। और अतुलित बलधाम हनुमान जी का जिस तरह से स्मरण करके उन्होंने आज स्थापना दिवस पर लोगों को संदेश दिया है, निश्चित रूप से उनकी पार्टी जो 43वें साल में जो पूरा कर चुकी है, प्रवेश करने जा रही है, तो जो अगली चुनौतियां हैं उसका सामना करने के लिए लोगों को प्रेरणा देने की कोशिश किया है प्रधानमंत्री जी ने जी। सत्यप्रकाश जी, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं आप? जी सर जी। आज मैंने 5 बिंदु चुने हैं। मैं पहले ही बता देता हूं आपको 5 बिंदु कौन है। एक तो हनुमान जी की तरह कार्यशैली रही है। दूसरा, कश्मीर में धारा 370 उन्होंने हटाए के बोले कभी कल्पना नहीं की थी। नॉर्थ ईस्ट में पूरा शांति का सूरज उग जाएगा, ये दूसरा बिंदु है। गरीबों और आम आदमी से कितना जुड़ा हुआ है भारतीय जनता पार्टी का तीसरा है। और उन्होंने जो कहा है कि एक्सपोर्ट की क्षमता बढ़ी है, बहुत ज़्यादा बढ़ी है, और अपने जीएसटी कलेक्शन और इन सब बातों की कही है वो है। और अंत में उन्होंने बड़े कहा है कि आप इसको दम्भ कहें या विश्वास कहें, आत्मविश्वास कहें कि 2024 में हम जीतेंगे ही। ये 5 बिंदु है। पहला बिंदु में मैं आपसे बात कर रहा हूं वही कि हनुमान जी की कार्यशैली के साथ भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली की तुलना की गई है, ये कितनी सत्यता है इस पे?
देखिए, आज चूंकि हनुमान जयंती है और भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस सौभाग्य से इस दिन पड़ा है, तो ये तो हनुमान जी के बारे में तो कहा जाता है, कमन सुकार कठिन जगमाई, तू नहीं हो साथ सुन पाई। देखिए, पर कोई पॉलिटिकल आउटफिट या किसी व्यक्ति की कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ फॉलोअर बन सकते हैं। जैसे कि हम हनुमान जी की उस आइडियोलॉजी या उस एटीट्यूड के फॉलोअर हैं, यानी उन्होंने कहा कैन डू, कर सकते हैं, मतलब हर काम कर सकते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अगर वास्तव में देखा जाए तो क्या 1980 में जब चुनाव हुए केवल 2 सांसद, एक गुजरात से और एक आंध्र प्रदेश से चुन के आते हैं, उस पार्टी ने इतनी कम समय में, मेरे ख्याल से इतने कम टेन्यूर में देश का कोई भी राजनीतिक दल नहीं है जिसने इतनी ऊंचाई तक अपने आप को पहुंचाया जी। क्योंकि एक लंबे समय से हम देख रहे हैं, 80 के बाद से आप देख रहे हैं कि इतनी 80 में भले ही 355 कुछ ऐसी सीट्स कांग्रेस को मिली थी, लेकिन उसके बाद से आप देखते आ रहे हैं कि कोई भी पार्टी 300 के ऊपर का आंकड़ा छू नहीं पा रही जी। लेकिन 2014 में यही भारतीय जनता पार्टी 272 या 282 सीट जीत लेती है और अभी आकर 303 पर पहुंच जाती है। तो ये काम, कठिन काम को भी उन्होंने आसान तो किया है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी की विचारधाराओं से सिंचित होकर यहां पर पहुंची। पर यह नहीं कहा जा सकता कि केवल और केवल नरेंद्र मोदी के कारण ही भारतीय जनता पार्टी इस मुकाम पर पहुंची है, क्योंकि 2 से लेकर 182 तक लाने में तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का ही तो रोल था, वो एक समय कम था जी। इसके बाद फिर 10 साल गुजरे, अगर उन लोगों को भी समय मिलता तो भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी लोगों में घुली। हालांकि इन दोनों लीडर्स ने, चाहे नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो, एक काम जरूर किया है जिसके कारण उनका वोट बढ़ा और मेरे ख्याल से वो सबसे बड़ा काम हिंदुत्व के एजेंडे को आगे तो बढ़ाया ही बढ़ाया, साथ ही जो ऐसे इश्यूज थे जिसका आपने जिक्र किया, जिन इशू को सॉल्व करना भारतीय जनता पार्टी का आज से नहीं, वो 1950 से 51 से जब से जनसंघ बनाया जी, उस समय से वो एजेंडा, मुखर्जी साहब का जो एजेंडा था, उस एजेंडे को भी कहीं ना कहीं 370 धारा को दूर करके, ये हमारा दूसरा बिंदु है 370। अभी तो हम पहले बिंदु पे ये है कि क्या सैद्धांतिक रूप से जो हनुमान जी की शैली थी, हनुमान जी के काम करने का तरीका था, क्या उस तरह चल रही है भारतीय जनता पार्टी? पहला बिंदु मेरा ये था। देखो, ये तो त्रिपाठी सर एक बात तो पक्की है कि मैं किसी भी राजनीतिक दल को, किसी भगवान जिसको पूरी दुनिया आराध्य मानती हो, मैं कंपेयर नहीं कर सकता, ना मैं इसको आगे एंडोर्स करता हूं जी। लेकिन उनकी आइडियोलॉजी पर चलने वाली बात अगर भारतीय जनता पार्टी कहती है या नरेंद्र मोदी कहते हैं, तो हाँ ठीक है कि उनकी आइडियोलॉजी पर चलते हुए भारतीय जनता पार्टी ने वो करके दिखाया है जो शायद पहले किसी पार्टी ने, मैंने कहा ना कि कोई देश की उस समय के बाद की जितनी भी पार्टीज बनी वो इस मुकाम पर तो नहीं पहुंच पाई, वो अपने क्षेत्रीय से राष्ट्रीय पार्टी नहीं बन पाई। देखिए, इस दौरान आपने देखा होगा आम आदमी पार्टी आई, बहुजन समाज पार्टी भी आई, कई पार्टीज आई, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी नहीं बन पाई, ये तो सही बात है। तो भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस, जो ओल्डेस्ट पार्टी थी, जिस सेकुलरिज्म हर वर्ग में उसकी पकड़ थी, उसको कहीं ना कहीं नीचे डाल दिया। उसके पीछे नरेंद्र मोदी जी का एक जरूर, जिनमें उन्होंने व्यक्ति विशेष यानी परिवार विशेष पर आकर करप्शन को मुद्दा बनाया, परिवार को मुद्दा बनाया, और जो अनसुलझे इश्यूज थे, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट के कुछ मामले हो या फिर कश्मीर का मामला हो या अयोध्या का रास्ता चुना हो, इन रास्तों ने कहीं ना कहीं इस चीज को इस तरफ पहुंचाया। लेकिन इस पार्टी को इस मुकाम तक लाने में अगर वास्तव में किसी का श्रेय जाता है तो वो जाता है अटल बिहारी लालकृष्ण आडवाणी जी का, जिन्होंने राम रथ यात्रा के माध्यम से देश में हिंदुत्व के वोटर को, यानी अपनी आइडियोलॉजी को, जो इसकी आइडियोलॉजी मानी जाती है, उस आइडियोलॉजी को प्रसार करने में, प्रमोट करने में इस मुकाम तक लाए। और वो लगभग 84 के बाद ही वो कितना बड़ा आंकड़ा छू गई थी, लेकिन 100 के ऊपर आंकड़ा निकल गया। 91 में शायद मेरे ख्याल से 162 हो गई थी, पूरा एग्जैक्ट आंकड़ा याद नहीं आ रहा मुझे। तो ये कहीं ना कहीं उन्हीं का मैजिक था
कि उन्होंने समझा कि देश जी। की नब्ज क्या है, चलिए, और अभी कैसे पार्टी को ले बहुत सारे पॉइंट हैं, 4 पॉइंट और हैं जिसपे मैं आपसे बात करूंगा। सारे पॉइंट एक ही में अगर आ जाएंगे तो हम अलग अलग जो बिंदु मैंने किए हैं जी। और वो आपने पूछा था 85 सीट लेके आई थी 84 के बाद दूसरी बार जब लड़ी थी बीजेपी 89-90 में। चलिए, हमारे साथ रवि वर्मा जी हैं। रवि जी, जैसा कि मैंने सवाल किया है, विपक्ष पे अच्छा तीखा प्रहार किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि मोदी की कब्र खोलने की बात करती है विपक्ष, लेकिन हम अभी इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं कि कितनी सफल हुई है भारतीय जनता पार्टी अपने सिद्धांतों में चलने में। जैसा कि उन्होंने आज तुलना की है कि हनुमान जी की जो कार्यशैली थी उस पर हम चल रहे हैं, कोई भी काम उनके लिए कठिन नहीं है। जी त्रिपाठी, मैंने पहले ही कहा। गुलरेज जी, मैं आपसे भी बता दूं, आप थोड़ा लेट जुड़े हैं। आज हम 5 बिंदुओं पे सिर्फ हम वो जो बिंदु मैं आपसे सवाल करूंगा उन्हीं उसी बिंदु पे उत्तर चाहेंगे। पहला बिंदु है हनुमान जी की तरह कैन डू एटीट्यूड, माने उस शैली पे भारतीय जनता पार्टी चल रही है कि नहीं। दूसरा बिंदु है कश्मीर में, जैसा कि उन्होंने कहा कि किसी ने सोचा भी नहीं था, इनको पच नहीं, धारा 370 हटाई और नॉर्थ ईस्ट में शांति का सूरज उगा। दूसरा बिंदु है हमारा। तीसरा बिंदु है कि गरीब और आम आदमी से पार्टी कितना जुड़ी और गरीबों को कितनी राहत दी। चौथा बिंदु है, उन्होंने बहुत सारी बातें कही, जीएसटी का कलेक्शन से लेके एक्सपोर्ट करने तक का, कि हम कितना निर्यात कर गए हैं, हम अभी तक के सबसे ज्यादा आंकड़ा पार कर गए हैं। और अंतिम जो आपके लिए मैं कह सकता हूं कि दम है ये कि 2024 में हम ही जीतेंगे। तो ये हम 4 पॉइंट में चारों बार अलग अलग बात करेंगे। पहला पॉइंट हमारा आपसे यही होगा, जैसा कि हमने राहुल जी से किया है, कि हनुमान जी की शैली में कितना चल रहे हैं। राहुल जी। जी त्रिपाठी जी, मैं अपनी बात पर आता हूँ जी। आज मारुति नंदन श्री हनुमान जी का प्रकट उत्सव है जी। आज स्वदेश न्यूज़ के माध्यम से मैं समस्त प्रदेशवासियों को उनके प्रकट उत्सव की बधाई देता हूं, क्योंकि वहीं दूसरी ओर हम देखेंगे कि आज उनके जन्म उत्सव पर कांग्रेस कार्यालय में हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। लेकिन दूसरी ओर हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश के भाजपा कार्यालय में, ये उनका निजी मसला हो सकता है, आज उनके पार्टी का स्थापना दिवस है, लेकिन वे पार्टी का स्थापना दिवस बड़ी ही गर्मजोशी के साथ मना रहे हैं। लेकिन उन्होंने आज हनुमान जी को याद नहीं किया गया। ये वही भारतीय जनता पार्टी मोदी है। जी ने कितना याद किया? सर मैं आ रहा हूँ उसी विषय पर सर, थोड़ा सा तो बधाई के साथ मैं ये कहना चाह रहा था कि वहीं कांग्रेस पार्टी लगातार हनुमान भक्त जो है कमलनाथ जी छिंदवाड़ा में उनके जन्म दिवस को भक्तों के साथ मना रहे हैं, कांग्रेस कार्यालय में मनाया जा रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश के भाजपा कार्यालय में आज हनुमान जी को क्यों याद नहीं किया जाता? इन्हें केवल चुनाव में याद आती है। और इसलिए मध्य प्रदेश के लोगों को ये भी याद रखना चाहिए, वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने कुछ दिन पूर्व ही इंदौर में बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता की आड़ में हनुमान जी का अपमान किया, सनातन धर्म का अपमान किया। आज भी भारतीय जनता पार्टी में वे नेता ऊंचे पदों पर काबिज है। ना तो भारतीय जनता पार्टी ने इस विषय पर माफ़ी मांगी और ना ही उन लोगों को पार्टी से बाहर निकाला। आज केवल अपने स्थापना दिवस पे इस तरह के जुमले गढ़ देना और इस तरह के बयान देना, ये बड़े ही हास्यत की बात है कि इस तरह के जुमलों से वे ध्यान भटकाना चाह रहे हैं, क्योंकि उनके पार्टी के अंदर ही ऐसे लोग हैं जो लगातार सनातन धर्म का अपमान करते हैं, हिंदुओं का अपमान करते हैं। तो पहले उन्हें अपने घर में सुधार करना चाहिए। और पार्टी का स्थापना दिवस है, ये उनका निजी विषय है, इसमें कोई दो मत नहीं है, वे खूब जश्न मनाएं, लेकिन आस्था के साथ खिलवाड़ ना करें, आस्था के साथ इस तरह की चोट ना करें। और मध्य प्रदेश की जनता इन दोनों चेहरों को पहचानती है कि वोट की राजनीति, सियासत के लिए ये किस तरीके से हनुमान के आड़ में छुपते हैं, तो कभी राम के आड़ में तो कभी सेना के आड़ में छुपने वाले लोग हैं ये। जी गुलरेज जी, रवि वर्मा जी ने बहुत सारे आरोप लगा दिए हैं हनुमान जी की तुलना, और आप तो इंदौर के बहुत ही पास हैं, वहाँ तो बात सही है कि जिस तरह से हनुमान जी की तस्वीर के सामने, हनुमान जी के स्टेचू के सामने जिस तरह से महिलाओं के जो बॉडी बिल्डर हैं उन्होंने प्रदर्शन किया, वो तो लोगों को उसका एतराज तो काफी है उस बात का। त्रिपाठी जी, वो जो गलत था उसका एतराज हमको भी था, हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे नेतृत्व को भी रहा है। लेकिन जहां तक बात है अध्यात्म में विश्वास की और धर्म में विश्वास की, तो कांग्रेस भाजपा को इसके विषय में तो कुछ भी नहीं कह सकती। ये चीज समूची दुनिया जानती है कि कौन धार्मिक है और कौन विधर्मी है। तो विधर्मी लोग यदि धार्मिकों की आस्थाओं पर ठेस पहुंचाते हैं तो जनता इनको माफ नहीं करेगी। लेकिन जहां तक बात है आज के दिन हमारे कार्यकर्ताओं की, डेफिनेटली
जिस प्रकार से मोदी जी ने बताया कि हनुमान जी की तरह हमारे लोग अगर ठान ले तो सब कर सकते हैं, और ये हमने लगातार सिद्ध किया है। आपने अभी कहा और हमारे पहले शर्मा जी ने भी कहा कि जो हमारी यात्रा हुई है ये 44 साल की, और इतने कम कालखंड में जिस प्रकार की हमने, देखिए जीत एक अलग चीज होती है, जीत तो राजीव गांधी को भी मिल गई थी और हमसे बड़ी संख्या में उनके सांसद इलेक्ट हुए थे, वो इंदिरा गांधी की हत्या की वजह से जो कुछ भी हुआ था, लेकिन बूथ स्ट्रक्चर तक, वो ग्राउंड पे ग्रास रूट्स तक के हमारा जो पेनिट्रेशन हुआ है, संगठन का जो विस्तार हुआ है, वो तो ऐतिहासिक है। तो वो जब हमारा कार्यकर्ता काम करता है तो वो सब कुछ कर लेता है, उसमें बहुत दम है, क्योंकि उसकी आस्था इस हिंदुस्तान में है और हिंदुस्तान के लिए काम करने में है। आपका दूसरा प्रश्न क्या था? चल दूसरे प्रश्न पे आएंगे हम आपके पास। दूसरे प्रश्न का हम उत्तर पहले वर्मा जी से लेंगे, तब तो आप उत्तर देंगे उसका। वर्मा जी, फिर हम उसके बाद सत्यप्रकाश जी के पास जाएंगे, श्रीवास्तव जी के पास जाएंगे, आप लोगों ने जो भी बात कही। वर्मा जी, धारा 370 तो देखिए हटी, लंबे समय से इस पे भारतीय जनता पार्टी का जब उदय हुआ उस समय, जनसंघ का उदय हुआ उस समय से लेकर कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारा नारा दिया था उन्होंने, एक है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ये भी खूब, विद्यार्थी परिषद ने कहा कि जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, इस तरह के बहुत सारे नारे लगे। धारा 370 हटने के बाद कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, रहेगा, है भी, लेकिन जैसा कहा धारा 370 हटने के बाद कश्मीर की स्थिति क्या रही, और क्या नॉर्थ ईस्ट में वाकई में शांति का उदय हुआ है? रवि जी। त्रिपाठी जी, ये जो नारे के दम पर भारतीय जनता पार्टी लोगों की आंख में धूल झोंकती है, क्योंकि 370 हटने के पूर्व भी हमने देखा है कि वहाँ शांति बहाली थी और आज भी है, लेकिन कुछ दिनों में हम देखेंगे कश्मीरी पंडितों के साथ जो जिस तरीके का दुर्व्यवहार हो रहा है और जिस तरीके की हटाने के आड़ में और वहाँ एक्सटॉर्शंस बड़े हैं, तो इस पर प्रधानमंत्री जी चुप्पी साध लेते हैं, गृह मंत्री जी कुछ नहीं कहते हैं। जब कश्मीरी पंडितों के साथ लगातार अन्याय हो रहा है, उन्हें पलायन तक के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, इस पर दो मत भारतीय जनता पार्टी के नज़र आते हैं, क्योंकि जब उनके गृह मंत्रियों से इस पर जवाब मांगा जाता है तो वे कुछ नहीं कहते हैं। आज लगातार चीन जो पैर पसार रहा है, वो हमारे हिस्सों पर कब्जा कर चुका है, नाम भी बदल रहा है, कई क्षेत्रों के नाम बदलने पर भी अब तो वे आगे बढ़ चुके हैं। इस पर जो है गृह मंत्री जी का कोई मत नहीं होता है। केवल इस तरह से जन भावनाओं में जुमले उछालकर लोगों की भावनाओं से खेलना, ये पार्टी का, जो भारतीय जनता पार्टी का एक कल्चर बन चुका है। जिस दिशा में आज सीमाओं की सुरक्षा होनी चाहिए और जो कश्मीरियत की सुरक्षा होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई है। लेकिन भाजपा जो है ना, एक दो तरह के चेहरे रखती है। जी, कैसे दो चेहरे रखती है? लगातार जो, जैसा कि मैंने अपनी बात में कहा है कि लगातार कश्मीरी पंडितों के साथ जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, वर्तमान में भी लगातार जारी हैं, लेकिन भाजपा के गृह मंत्री उस पर कोई स्थिति स्पष्ट नहीं करते हैं। लगातार चीन पैर पसार रहा है अरुणाचल में और तमाम तरह की जो सीमाओं पे वो लगातार आगे बढ़ते जा रहा है, उस पर कोई भी भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड निकल कर नहीं आता है। केवल टेलीविज़न के माध्यम से जन भावनाओं के साथ खेलना, और जब सीमाओं की सुरक्षा की बात आती है या कश्मीरियत की सुरक्षा की बात आती है, तो भारतीय जनता पार्टी का चेहरा वहाँ कुछ और हो जाता है। उस पर कोई प्रधानमंत्री जी का या गृह मंत्री जी का कोई स्टैंड साफ क्लियर नहीं आता है। गुलरेज जी, आपने रवि जी को सुन लिया। अब हमारा सवाल आपसे है। हमारे किसी कांग्रेस प्रवक्ता ने ये कहा था कि भाजपा के प्रवक्ता ये बता दें कि धारा 370 हटाए कितने दिन हो गए? लगभग 3 से 4 साल हो रहे। 5 कश्मीरी पंडितों को भी वापस ले जाके बसाया हो तो नाम गिना दें। धारा 370 आपने संकल्प के साथ हटा दिया, उसकी क्षणिकाएँ 35 का 35 खा वो भी हटा दिया आपने। सारी चीज़ें, वहाँ ज़मीन खरीद सकते हैं, ले सकते हैं, लेकिन वो स्थिति अभी भी नहीं है कि वहाँ कश्मीरी पंडित सेफ हों। पिछले 2 साल की घटनाओं में लगभग 2 दर्जन के लगभग हमारे कश्मीरी पंडित मार दिए गए और उल्टा होने लगा। रहा नॉर्थ ईस्ट में शांति का उदय हो गया है, तो अरुणाचल प्रदेश भी नॉर्थ ईस्ट में ही आता है। हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, जहां तक अरुणाचल प्रदेश की बात है, अरुणाचल समेत समूचा जो नॉर्थ ईस्ट है, में न केवल शांति हुई है बल्कि सुरक्षा भी हुई है।
और अभी हमने जो जिन राज्यों में चुनाव का वातावरण देखा तो उसमें तो बड़ा स्पष्ट हो गया कि डेमोक्रेसी भी फल फूल रही है, सुरक्षा भी फल फूल रही है और लोगों का जो मेन स्ट्रीमाइजेशन होना था वह भी हो रहा है। तो बड़े स्पष्ट रूप से आपके चैनल पे कह रहा हूं मैं कि नॉर्थ ईस्ट का भारत भूमि का 1 इंच भी कतरा भी हमारे कालखंड में चीन ने ऑक्यूपाई नहीं किया है। हाँ, ये बात सच है कि चीन से बहुत कुछ लेना है। वो सब कब गया है? कांग्रेस के कालखंड में सबसे ज्यादा गया नेहरू जी के कालखंड में, और जाते जाते 2013 में आपकी खुद की फाइल्स को आप देखिए चैनल्स में, इस प्रकार की खुद मीडिया ने दिखाया था कि चाइनीज आते थे, पार्टी करते थे, बियर के टिन्स फेंक के जाते थे, सिगरेट के पैकेट फेंक के जाते थे। उस समय ही तो छुबर भी हुआ था, उस समय तो दूसरे ऑक्यूपेशंस हुए थे। हमारे समय में 1 इंच की भी भारत भूमि को चीन कैप्चर नहीं कर पाया है। जहां तक बात कश्मीर की है, कश्मीर में डेफिनेटली देखिए वर्क इन प्रोग्रेस है और अच्छा प्रोग्रेस चल रहा है। इसका सबसे अच्छा मैं मापदंड आपको ये दूंगा कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का सबसे बड़ा जो निवेशक जो कंस्ट्रक्शन में इमार ग्रुप कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया है श्रीनगर में अपने मॉल्स का। तो कश्मीर में शांति आ रही है। अभी G20 का समिट भी वहां पर होने वाला है। G20 के जो शेरपाज हैं उनकी बैठक वहां पर होगी। तो चीजें वर्क इन प्रोग्रेस बहुत अच्छी तरह से चल रही है। ये वो मसला है जिसके ऊपर पहली जंग लड़ी थी भारत ने पाकिस्तान से 1947-48 में, और अभी तक के वो चीज सॉल्व नहीं हो पाई थी, अब जाके हो रही है। नॉर्थ ईस्ट का भी बता दीजिए आपने। और दूसरी बात रहा सवाल, वहां के कश्मीरी पंडित है, आपको मालूम होगा जम्मू में धरने पे बैठे हैं अभी भी लंबे समय से एलजी के खिलाफ। नहीं, मुझे बोध है उस चीज का, और मैंने तभी आपको कहा कि वर्क इन प्रोग्रेस है और प्रोग्रेस हो रही है। और देखिए, इंटरनेशनल कंपनी कभी आकर उस जगह निवेश नहीं करती जहां का फ्यूचर नहीं हो, जहां हॉस्टिलिटीज हो। वहां पर फ्यूचर है और पीस पनप रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है, इसलिए विदेशी निवेश आ रहा है श्रीनगर मेन में। तो चीजें अच्छी दिशा में जा रही है। बहुत जल्द आपको कश्मीरी पंडितों की कॉलोनीज भी दिखेंगी वहां पर। जहां तक नॉर्थ ईस्ट का, मैंने बड़ा स्पष्ट कहा कि नॉर्थ ईस्ट का मेन स्ट्रीमाइजेशन हो चुका है। नॉर्थ ईस्ट में डेमोक्रेसी फल फूल रही है। नॉर्थ ईस्ट में आज जो है पीस आ चुका है, मतलब पीस आधा दिख नहीं रहा, आ चुका है। और चाइना ने भारत 1 इंच भी भारत भूमि पे नहीं किया है मोदी कालखंड में। हाँ, पंडित नेहरू से लेकर 2013 तक कुमार और जो कुछ भी हुआ है वो हुआ है, वो बात है, वो चीन से लेना है, हम ही लेंगे। पंडित नेहरू जी को कब तक कोसते रहेंगे आप? सर 62 में जो जितने ज्यादा उन्होंने गलतियां की और उसकी वजह से जितना क्षेत्रफल गया है, जो चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर का, पीओके के कुछ एरियाज का और नॉर्थ ईस्ट का जो कुछ एरिया गया है, वो कब गया है? वो पंडित नेहरू के समय गया है ना। इस बात का भी उल्लेख कर दीजिए कि हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान को 2 हिस्सों में बांटने वाला कौन था, और फिर अटल जी ने दुर्गा का रूप किसको दिया था? जो अच्छा करेंगे उसको बोलना पड़ेगा। तो वो बोल दीजिए ना आप भी। बिल्कुल बोलता हूं मैं। इंदिरा जी ने इमरजेंसी भी लगाई, उससे हमने उनके मुंह पे कालिक पोते थे, और जब उन्होंने जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे तो हमने सैल्यूट किया था जी। तो सत्यप्रकाश जी, धारा 370 हटने बाद कश्मीर में क्या स्थिति है और नॉर्थ ईस्ट में वाकई में शांति का सूरज उग गया है? देखिए त्रिपाठी सर जी, ये तो एकदम नहीं कहा जा सकता। ये जरूर जो सरकारी आंकड़े कहते हैं, जो इंडियन गवर्नमेंट के होम मिनिस्ट्री के आंकड़े हैं, वो तो ये कहते हैं कि जो टेररिज्म से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं उनमें डाउनफॉल आया है। लेकिन एक बड़ा सवाल मैं कहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि जब से ये जो कश्मीर फाइल्स फिल्म आई, उसको भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में बढ़ चढ़कर प्रमोट किया जी। अपने कार्यकर्ताओं को दिखाया, लीडर लेके गए, खुद के टिकट खरीदे जी। इसके बाद से जो रेट है किसका, कश्मीरी पंडित्स पर अटैक का जी, वो सडनली बढ़ गया। तो ये कहा जा सकता है कि धारा 370 हटाने के बाद से क्या उस इलाके में पूर्णतः शांति हुई? लेकिन एक चीज जरूर है कि वहां पर जब धारा हटती है, देखिए कोई कानून लगा है, अगर किसी कानून का रिस्ट्रिक्शन है और उस रिस्ट्रिक्शन को अगर हम हटा लेते हैं तो उसके बाद से वो एक्टिविटीज तो चालू होंगी जी। लेकिन अब इसमें कोई दुराह नहीं कि हमारे देश के जो जवान हैं वहां डिप्लॉय किए गए हैं, मैं उनकी जो बहादुरी है या उनकी सूझबूझ है
दूरदर्शिता है, जिसके कारण कहीं ना कहीं हमने वहां पर जो दूसरे देशों से प्रमोटेड आतंकवाद से रिलेटेड जो एक्टिविटीज होती थी उन पर कहीं ना कहीं कंट्रोल तो पाया है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं, जो दिखता है वो वास्तव में वहां नहीं है जी। जो दिखाया जा रहा है वो वास्तव में वहां नहीं है। अगर वास्तव में देखना है तो वहां विजिट 1-2 बार करना पड़ेगा, तब वहां के दर्द को समझना पड़ेगा। देखिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मैंने विजिट की थी सत्यप्रकाश जी, मुझे अभी कुछ दिन पहले मैंने विजिट की थी और वहां अभी भी हर नागरिक कह रहा था मुझे आजादी चाहिए। यस, अब देखिए मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूं। मध्य प्रदेश के कई जगह बड़े मेले लगते हैं जी, और इन मेलों में कश्मीरी लोग कश्मीरी कपड़े दुल्हन के लेके भेष में आते हैं। चूंकि पत्रकार हूं तो पत्रकार का दिमाग तो चलता है, तो मैंने कई लोगों से वहां इंटरेक्शन किया, तो उनका कहना यह है कि ये जो दिख रहा है, जो दिखाया जा रहा है, यथार्थ वहां नहीं है। हालांकि वो मुस्लिम जाति के थे, मुस्लिम धर्म के थे जी, तो वहां तो मुस्लिम धर्म बहुत है, तो ऐसा नहीं कि सभी मुस्लिम कट्टरपंथी है, ऐसा नहीं। उनके दिल में अपने देश के प्रति जज्बात है और तभी उन्हीं जज्बातों के कारण पूरे देश में कपड़े बेचने जाते हैं। कहीं ना कहीं अपने देश के प्रति उनको श्रद्धा है, ट्रस्ट है। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि जो चीज दिखती है वो धारा 370 के हटने के बाद से उतना तो नहीं है, लेकिन हाँ जब कुछ रेस्ट्रिक्शन हटेंगे तो नेचुरली वहां पर टूरिज्म बढ़ेगा, वहां पर व्यापार बढ़ेगा, तो ये सब एक्टिविटीज में वहां इजाफा दिखता है जी। श्रीवास्तव जी, इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा आने वाला है। मुद्दा है कि महंगाई में कितना कंट्रोल हुआ, गरीबी में कितनी कमी आई और विकास कितना हुआ, इसके बाद है जी। लेकिन अभी धारा 370 और नॉर्थ ईस्ट पे बात करना चाहिए। देखिए त्रिपाठी जी, धारा 370 का जहाँ तक सवाल है, बिल्कुल एजेंडा था, जनसंघ के ज़माने से 370 हटाने की बात कर रहे थे और इसमें बिल्कुल सफलता मिली है वर्तमान सरकार को, मोदी जी की सरकार को। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में भी आप देखें तो निश्चित रूप से वहाँ नियंत्रण हुआ है, लेकिन इतना नहीं हुआ कि जितना उसको प्रचारित किया जा रहा है। ये ज़रूर है कि अंकुश लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जहाँ तक कश्मीर में जो है एक तरह से आतंकवाद समाप्त करने वाली बात है, बिल्कुल बाहरी आतंकवाद पर तो लगाम लगी, क्योंकि हमारे सेना के जवान बराबर चौकसी बनाए हुए हैं और लोगों को आने जाने पर थोड़ी रोक भी लगी हुई है। आपने एक मुद्दा ये उठाया था कि वहाँ पर कश्मीरी पंडितों की अभी बसाहट या वहाँ पर विस्थापित करने का काम, तो वो अभी नहीं हुआ और बहुत सारे इस दौरान लगभग दर्जनों कश्मीरी पंडित जो है मारे गए हैं और उनको टारगेट किलिंग की गई है। तो वो भी एक सरकार के लिए एक सवालिया निशान है और मेरा ये भी कहना है कि सरकार अगर इन सारी चीज़ों का नियंत्रण और आगे बढ़ के कर लेती है, और अभी आप देखेंगे कि कश्मीर में चुनाव होने की भी तैयारी है, ये सारी चीज़ें अगर व्यवस्थित होकर आती हैं और कश्मीर का माहौल बनता तो निश्चित रूप से मोदी सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और कश्मीर को लेकर के निश्चित रूप से इन्होंने जो भी बखान किया है उसमें बहुत कुछ सच्चाई भी है। चलिए रवि जी, अब सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो आप लोग हमेशा उठाते रहे, गरीबी में कितनी कमी आई है, महंगाई में कितनी कंट्रोल हुआ है और विकास कितना हुआ है। जी त्रिपाठी जी, अगर हम सुशासन और विकास की बातें करें तो भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार में, चाहे शिवराज जी के ये चौथा कार्यकाल हो या नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल हो, हम नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहे हैं, मैं वही उस पर आ रहा हूँ कि बचपन में हम एक खेल खेला करते थे, चिड़िया उड़, मैना उड़, तोता उड़। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी डीजल के दाम उड़, पेट्रोल के दाम उड़, खाने के तेल के दाम उड़, लगातार इस तरीके की चीज़ें जो हैं एक महंगाई और आसमान को छू रही हैं। उनके जो व्यवस्थाएं हैं, जो लोगों को राहत देने का कार्य था, वो बिल्कुल भी नहीं कर पाए, क्योंकि निर्मला सीतारमण जी तो कह देती हैं मैं प्याज नहीं खाती हूँ, तो वो एक बड़ा ही इस तरीके की बचकानापन करके देश की जनता के साथ मजाक करती हैं। देश के प्रधानमंत्री जब इस तरह की बात कहते हैं कि महंगाई कम हुई है, लेकिन उनके जो भाजपा के द्वारा ये बात भी सामने आती है कि 22 करोड़ जो लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को, तो ये बात खुद भारतीय जनता पार्टी ही उजागर करती है कि वे गरीबों को केवल सस्ता राशन देने की जो बात कह के उजागर कर रहे हैं कि आज भी वे लोगों का जनजीवन सुधार नहीं पाए हैं।
आज भी जो है 22 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए। तो ये भारतीय जनता पार्टी की विफलता का स्मारक है कि वे एक अच्छा समुचित जीवन नहीं दे पाए उन्हें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो केवल अडानी की सेवा में लगी हुई है। लगातार सवाल संसद में जब पूछा जा रहा है तो माइक म्यूट कर दिया जाता है, सदन से वॉकआउट करने के लिए मजबूर किया जाता है विपक्ष को, कि जब राहुल जी लगातार पूछ रहे हैं कि महंगाई पर चर्चा होनी चाहिए। अडानी ने जो इस देश की राष्ट्र की संपत्ति को एक बड़ी जो चोट पहुंचाई है, वो किसी भी वक्त ऐसे मौका परस्त लोग जिस तरीके से ललित मोदी भाग गए आपका हमारा पैसा चुराकर, कभी भी इस तरह के मौका परस्त लोग इस देश से बाहर हो सकते हैं। तो लगातार इस लूट पर जो जनता की गाढ़ी कमाई पे एक डाका डाला जा रहा है, क्योंकि इस पर सवाल होना चाहिए, डिस्कस होना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी एक कॉरपोरेट घराने के मुखिया के संरक्षक के रूप में लगातार खड़े हुए हैं। महंगाई पर उनका कोई ध्यान नहीं है, क्योंकि माताएं बहनें जो 100-200 रुपये या 1000 रुपये एक चावल के डब्बे में बचा के रख लेती थी, वो आज वो भी नहीं उनसे हो पा रहा है। इस महंगाई की जो आग है लोगों के घरों में आग लगा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के जो महलों की दीवारें हैं, या नरेंद्र मोदी जी के या शिवराज जी आज एक डरे हुए मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं, क्योंकि उनको मैंने देखा है, आपने भी कवर किया है कि 2 रुपये 1 रुपये बढ़ता था तो साइकिल लेकर निकल लेते थे। आज वो साइकिल कहाँ है? एक भांजा मैं भी हूँ, इस प्रदेश का युवा हूँ, तो मैं पूछता हूँ कि शिवराज जी वो साइकिल कहाँ है? वो साइकिल क्यों नहीं निकलती है? डबल इंजन की सरकार कहते हैं, क्यों नहीं आंख से आंख मिलाकर मुख्यमंत्री जी बात करते हैं कि मेरे मध्य प्रदेश के लोगों को सस्ता पेट्रोल मिलना चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री एक डरे हुए मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। गुलरेज जी, महंगाई तो बढ़ी है, वाकई में पेट्रोल डीजल की बात कही गई है, अब आम इसमें विकास की बात भी है, और गरीबी, जैसा कि अभी रवि जी ने कहा कि 22 करोड़ लोग गरीबी रेखा माने बीपीएल कार्ड धारक ज्यादा हो गए हैं, बढ़ गए हैं। रहे कुछ भी, लेकिन सच्चाई तो यह है कि लगातार आपकी आवाज नहीं आ रही गुलरेज जी। अभी आ रही है आपको? हाँ, अब आ रही है। इको बहुत आ रहा है साहब, माइक खुला है वो बंद। जी सकती है, लेकिन दुनिया भर में जो समस्याएं चल रही है इकोनॉमी में, उसको लेकर यदि ये भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कह रहा है कि मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया में एक चमकता हुआ सितारा यदि कोई है तो वह हिंदुस्तान है, जो देश की दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। जीडीपी के मद्देनजर हम दुनिया के सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था है। यदि आप महंगाई के पर काबू की बात करें तो महंगाई के पर लगभग 80 देश ऐसे हैं जहां डबल डिजिट में इन्फ्लेशन चल रहा है। वो डबल डिजिट में इन्फ्लेशन किसको कहते हैं? जो मनमोहन सिंह जी के समय हुआ करता था 11%, 13%, 12%, लेकिन मोदी जी के समय 6% उससे नीचे चल रहा है। तो ये इन्फ्लेशन की बात भी नहीं कर सकते। अभी इन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी ने लेकिन मैं सीधी ये गणित नहीं समझता हूँ, सांख्यिकी विभाग की बाजीगिरी, लेकिन इतना समझता हूँ कि मनमोहन सिंह जी के समय 65 रुपए था पेट्रोल, आज 100 पार हो गया। खाने का तेल 100 रुपए के नीचे था, आज 200 पार हो गया। ये चीज मैं इतना जानता हूँ गुलरेज जी। मनमोहन सिंह जी का समय जो 65 था उस पर सब्सिडी दी जाती थी, और किस प्रकार से खेल किए जाते थे, स्टॉक मार्केट में कैसे खेल होते थे वो सब जानते हैं, और किस प्रकार से करप्शन की भेंट चला करती थी। और यही कांग्रेस पार्टी उनके चेले चपाटे कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले तक हमको दिखाते थे, अरे भैया देखो पाकिस्तान में इतना रुपए लीटर है, अरे भैया देखो श्रीलंका में इतने रुपए लीटर है, आपका ज्यादा है। अब मालूम ये पड़ा कि ना पाकिस्तान में तेल है, ना श्रीलंका में तेल है, और यहाँ पर तेल ही नहीं है, सब कुछ है यहाँ पर, और प्रोग्रेस भी हो रही है। अभी कांग्रेस कह रही थी कि चिड़िया ओढ़ मेना ओढ़, इनके राज्य में तो ये होता है, तो हमारे राज्य में चिड़िया ओढ़ मेना उड़ी नहीं, कांग्रेस भी उड़ चुकी है और उड़ती ही रहेगी, नजर नहीं आएगी। अब जब आपका राज आ जाएगा तो कांग्रेस नहीं रहेगी। अब ये तो खैर 24 बताएगा, वो अंतिम हमारा प्रश्न है। लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि आपने बहुत अच्छे आंकड़ों की बाजीगिरी की, लेकिन जो यथार्थ में जो जाते हैं मार्केट में, हम लोग भी मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, तो महंगाई तो है, पेट्रोल डीजल से लेकर गैस सिलेंडर से लेकर सब 1000 रुपए से ऊपर गैस सिलेंडर पहुंच गया। इसको आप नहीं मानेंगे? इस पर भाजपा के प्रवक्ता जवाब नहीं देंगे, क्योंकि रवि जी उनका गला भर चुका है ना। जी गुलरेज, गला भरने की बात नहीं है एसपी त्रिपाठी जी। देखिए, आप सबसे निष्पक्ष माने जा सकते हैं, शर्मा जी भी निष्पक्ष है, लेकिन आपसे मैं एक बात पूछ सकता हूं यदि आपको तकलीफ नहीं हो, कि मनमोहन सिंह के समय
जब 65 रुपए लीटर तेल था तब आपकी सैलरी कितनी थी, और मोदी जी के जमाने में यदि आप 100 रुपए बोल रहे हैं तो आपकी सैलरी कितनी है, चीजें सामने आ जाएंगी। नहीं, सामने आ जाएंगे, लेकिन गड़बड़ हो जाएगा आपको अगर मैं बता दूंगा तो। बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा भाई साहब, क्यों? देश की नहीं, लगभग $1 ट्रिलियन देश की जीडीपी का इंक्रीज हुआ है, और वो जो इंक्रीज हुआ है वो आपके और मेरी जेब में ही गया है। चलिए, महिलाओं की उम्र और आदमियों की आय नहीं पूछी जाती है, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा आपको। चल सत्यप्रकाश जी, और एक बात और नहीं पूछी जाती, कांग्रेस और करप्शन का नाता भी नहीं पूछा जाता कांग्रेसियों से। अरे 2000 किसका है, किसके पिट्ठू बने हुए देश के प्रधानमंत्री? इस पर भारतीय जनता पार्टी का नेता प्रवक्ता कोई जवाब देगा आखिर सदन में और सदन के बाहर? क्यों गृह मंत्री छुपे हुए हैं? क्यों प्रधानमंत्री इस पर जवाब नहीं देते हैं? वो 2000 करोड़ रुपए किसका है? 20,000 करोड़। 20,000 करोड़ रुपए। सुन लो भाई साहब, सुन लो, जो है वो सब बैलेंस शीट्स में है, इनकम टैक्स के रिटर्न उन्होंने वो शेल कंपनी है, किसकी है? उन शेल कंपनी। चलो आज उस पर रवि जी बात ही नहीं हो रही, हम बिंदुवार बात कर रहे हैं, अपना अपना पक्ष आप लोग बात करनी है ना। सुन लो आप ये भी समय कम है, हमारा मुख्य बिंदु रह जाएगा। कांग्रेसी के मुद्दे की बात नहीं है जो मैं बोलने वाला हूँ बोलने की। अंबानी ने केस, जब वो नीरज राडिया के और सब जो टेप्स आए थे उसमें ये कहा था, शर्मा जी जानते होंगे इस चीज को, कि कांग्रेस तो अपनी दुकान है, हिंदुस्तान के किसी ना अंबानी ना अडानी ना किसी टाटा बिरला की औकात है कि ये कह के दिखा दे कि नरेंद्र मोदी और भाजपा हमारी दुकान है, कह के दिखाए कोई। चलिए शर्मा जी, महंगाई कितनी कम हो गई, गरीबी कितनी कम हो गई, विकास कितना हुआ? देखिए त्रिपाठी जी, आपने तो पिछली बार जो अभी बात कही थी, आपसे ही सुना मैंने जी। देखिए आंकड़े क्या कहते हैं, ये आंकड़ों की बाजीगरी कुछ दूसरे स्टैंडर्ड पर दिखती है जी, लेकिन यथार्थ वो होता है जो त्रिपाठी जी को दिख रहा है, सत्यप्रकाश को दिख रहा है, या हमारे साथ जितने पैनलिस्ट हैं उनको दिख रहा है। इसमें कोई दोराह नहीं जी कि क्या 8 साल के अंदर दोगुने से अधिक चीजें महंगी हो गई। वो इतने वर्षों में नहीं हो पाई जो इतने वर्षों में हो गई। देखिए सीधा सीधा आंकड़ा है, जीडीपी जो बढ़ता है, जीडीपी से बढ़ने से ये थोड़ा पता आता है कि किस व्यक्ति की जेब में कितना पैसा जा रहा है। जो लोग जो तनख्वाह लेते थे, अभी इन्होंने तनख्वाह का सवाल उठाया है, उस तनख्वाह में काफी कुछ खर्च करने के बाद भी जेब खर्च इतना बचता था कि आदमी की पॉकेट कुछ भी चीज खरीदने के लिए अलाउ करती थी। लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कितना भी दावा करे सरकार, लेकिन उसकी सरकार में वो व्यवस्था जो गांधी जी लाए थे कि किसी भी आमदनी में हर व्यक्ति का हक हो। ये जीडीपी बड़े लोगों की आमदनी बढ़ाकर तो देश की बढ़ सकती है, लेकिन उससे क्या जो देश का बेनिफिट हो रहा है, यदि देश के लोगों के जेब में पैसा जा रहा है कि नहीं जा रहा, चीज इस बात पर डिपेंड करती है। और उसमें कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट मुझे पूर्णतः सफल होती नहीं दिखती है। जैसा कि आपने 2014 में देखा था पाटिल जी कि इसी भारतीय जनता पार्टी ने ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट को लेकर, चाहे वो स्मृति ईरानी हो, चाहे मुख्यमंत्री हमारे शिवराज सिंह जी हो, इन्होंने इस बात को कितना आगे तक ले गए थे कि ये महंगाई, ये महंगाई, ये महंगाई। लेकिन आज क्या किसी के अंदर जू रह रहा है कि देश के लोगों जो गरीब हैं, देखिए इसमें एक बड़ा फैक्टर उसने भी निभाया है जो नोटबंदी हुई। नोटबंदी के बाद से एक बड़ा डिक्लाइन देश के व्यापार में आया, और उसके बाद एक देखिए प्राकृतिक बात भी है कि कोविड ने भी कुछ झटका देश को मारा है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इससे भी हम दूर नहीं जा सकते कि देश ने इस दौरान कितने नौकरियां लोगों ने खोई जी, इसका भी आंकड़ा आपके पास होगा, या आपने कितनी ऐसी चीजें सामने लाई जिससे देश को इतने लोगों को रोजगार मिला। देखिए भाषणबाजी एक अलग है, और ये समस्या केवल भारतीय जनता पार्टी की ही नहीं रहती है, उन सरकारों की भी रही। लेकिन मैं यहाँ एक आदमी की तारीफ करूंगा कि जो फाइनेंस का सिस्टम देश के अंदर था, मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट में एक बड़ा अल्टीमेट था। देखिए वो किसी भी पार्टी के रहे हो, लेकिन वो वाकई आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ थे, और उनके कारण ही जब पूरी दुनिया में मंदी थी लेकिन देश अपना मजबूती से खड़ा था, ये उसका बड़ा कारण था। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी की गवर्नमेंट में इन सब चीजों पर कई प्रकार के प्रयास तो किए गए हैं, लेकिन वो कारगर साबित नहीं दिखते हैं। ये यथार्थ है
चाहे कोई कुछ भी कहे, 1100 रुपए का सिलेंडर जो 400 रुपए का अभी 7 साल पहले आता था, वो 1100 को हो जाएगा, 3 गुना बढ़ जाएगा। ये क्या किसी ने सोचा है? केवल आप गुलरेज जी आऊंगा आपके पास अंतिम में, आप बता दीजिएगा, उत्तर दे दीजिएगा जी सत्यप्रकाश जी। लेकिन लेकिन वास्तविकता ये है गुलरेज जी, ये भी सुन लीजिए, क्रूड ऑयल जो था उस समय जब 65 रुपए था, $145 प्रति बैरल था। आज 100 से भी कम है, तो हम 100 के पार हैं। वो 65 हो गया था क्रूड ऑयल, $145 था, आज 100 से कम डॉलर प्रति बैरल है क्रूड ऑयल। खैर श्रीवास्तव जी आपकी इसमें टिप्पणी चाहिए, फिर हम चौथा प्रश्न छोड़ते हैं, हम अंतिम प्रश्न जो महत्वपूर्ण है उस पर बात करते हैं। श्रीवास्तव जी देखिए त्रिपाठी जी, महंगाई बेरोजगारी की बात जो चल रही थी अभी, और मैं सुन भी रहा था, गुलरेज जी ने बहुत अच्छा तर्क भी दिया कि आज जो है महंगाई, आज लोगों के पास कितना पैसा आ रहा है और इसके हिसाब से महंगाई कोई ज़्यादा नहीं है जी। पहली बात यह है कि जो कमीशन था, 5वां वेतन आयोग था, वो मनमोहन सिंह के टाइम में ही आया था। उस समय भी लोगों के पास पैसा आ गया था, लोगों की इनकम बढ़ गई थी। सवाल ये है कि जब लोग, आप बड़े धरातल पर अगर आप सोचेंगे, और आपने अभी कहा भी कि आप पेट्रोल का दाम क्या है, डीजल का दाम क्या है, गैस सिलेंडर कितनी बढ़ गई, अगर 8 सालों में दुगना तिगुना अगर इनकी कीमतें बढ़ती हैं तो महंगाई का असर तो लोगों पर पड़ता है। मुझे जहाँ तक ये लगता है कि जो मध्यम वर्ग ये सबसे ज़्यादा इसमें प्रभावित हो रहा है। आप नीचे के तबके को तो 5 किलो राशन दे रहे हैं, कुछ छूट भी दे रहे हैं, बहुत सारी योजनाएं चला रहे हैं, उनको ऊपर लाने का प्रयास तो बहुत अच्छा है, लेकिन सवाल है कि टैक्स कलेक्शन किसका है, कहाँ से आ रहा है टैक्स? लोगों की जेबों पर पड़ रहा है। एक तरफ महंगाई की मार है तो दूसरी तरफ भरपूर टैक्स हैं, और इन टैक्स का जब कलेक्शन आपके पास आता है तो इकानमी की ग्रोथ आप बिल्कुल, हम तो मानते हैं कि 10 में से आपकी 5वें पर आ गई, लेकिन एकदम मनमोहन सिंह को नकार देना, उनकी सरकार को नकार देना, भले भ्रष्टाचार और तमाम मुद्दों पर वो सरकार चली गई हो, लेकिन जहाँ तक आर्थिक मोर्चे पर है, जो प्लेटफार्म तैयार किया था मनमोहन सिंह ने, एक बड़ा जो है प्लेटफार्म था, बड़ा नेटवर्क था, जिसके ऊपर आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर पर आगे बढ़ रहे हैं। और किसी भी सरकार का दायित्व है, जो भी चुन के आती है, कि वो उनको आगे बढ़ाए, और वो आगे बढ़ाने का काम जरूर आपने किया है, लेकिन इन मुद्दों पर जहाँ पर महंगाई है, बेरोजगारी है, एकदम आप समझ लीजिए कि जनता में किसी से भी पूछेंगे, भले आपके पार्टी के हिसाब से मुद्दा चुनाव में 2024 में न बन पाए, लेकिन लोगों की जेबों पर तो डाका जरूर पड़ा है जी। चलिए रवि जी, बड़ी हम अंतिम प्रश्न है हमारा, चूंकि बहुत समय कम बचा है। बड़ा दावा आज हुआ कि हमारे भाजपा के कार्यकर्ता कहते हैं कि 2024 में सरकार भाजपा की ही बनेगी, और उन्होंने कहा कि हाँ बनेगी, ये सत्य है, लेकिन अति आत्मविश्वास में ना आए। वो सलाह कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं, जबकि वे खुद ही एक बड़े आत्मविश्वास के साथ इस तरह की जुमलेबाजी कर रहे हैं। और जुमलेबाजी क्यों ना करें, क्योंकि एक जुमलेबाजी की बल पर ही वो देश में सरकार बनाने में कामयाब हुए थे। तो वो जुमला दो बार थोड़ी जुमला चलता है रवि जी? नहीं चलता है, लेकिन वो जुमलेबाजी ही दरअसल एक कल्चर बन चुका है भारतीय जनता पार्टी का। क्योंकि जो पैनल में आज भाजपा के जो प्रवक्ता बैठे हैं, वे भी तरह तरह के जुमले देकर कागज की कश्ती से समंदर को पार करना चाह रहे हैं। इस तरह के जुमले गढ़कर भारतीय जनता पार्टी के नेता जनता के साथ लगातार षड्यंत्र करते हैं, आज भी षड्यंत्र कर रहे हैं। क्योंकि जब राहुल जी या समूची कांग्रेस लगातार इस देश हित में बात उठा रही है, उस 2000 करोड़ रुपए किसका है, वो शेल कंपनियां किसकी हैं, क्योंकि विपक्ष भी इस देश की जनता के द्वारा ही चुना जाता है ना। तो जनता ये लगातार जब मांग कर रही है कि जेपीसी की जांच होनी चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए आखिर जांच, क्यों प्रधानमंत्री जी जांच के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, क्यों आखिर एक भ्रष्टाचारी के पीछे खड़े हुए हैं, क्यों मौन की साधना अपनाए हुए हैं। आखिर बड़े मन के साथ अगर वो इतने पाक साफ हैं तो उन्हें जेपीसी की जांच करानी चाहिए, क्योंकि मांग जो है विपक्ष के द्वारा की जा रही है, विपक्ष इस देश की जनता के जनादेश से जीत कर आता है। तो भारतीय जनता पार्टी को इस दंभ में, इस गुमान में नहीं होना चाहिए, क्योंकि जनता लगातार इस बात को देख रही है, महसूस कर रही है कि देश में एक हिटलरशाही है जो लगातार भ्रष्टाचार की आड़ में लगातार उसे इस तरीके से उसकी ढाल बनकर खड़ी हुई कि अब जनता का कहीं कोई सम्मान नहीं बचा है। जनता का जो है एक मत है, उसके मत का कोई सम्मान नहीं रहा है। जनता ने तो मत दिया है उनको, जनता ने मत उनको दिया है ना, तो विपक्ष को भी दिया है ना। विपक्ष ही तो लगातार जनता की आवाज बना हुआ है कि 2024 में वो जीतेंगे ही। इसलिए 2024 में आज भारतीय जनता पार्टी की सांसें फूल चुकी हैं, और वे केवल इस तरह की जुमलेबाजी से जो है कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करना चाहते हैं। तो मोटिवेट कर लेंगे तो फिर जीत जाएंगे, मतलब सही बोल रहे हैं।
नहीं, जनता में अब इस तरह की जुमलों का लेकिन असर नहीं होगा ना। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अब किसी भी तरह की जुमलेबाजी कर लें और किस तरह की सगुफे छोड़ दें, जनता लगातार आज मुद्दों पे विकास चाहती है, मुद्दों पर ही समझ रही है कि जनता की गाड़ी कमाई किस तरीके से देश में लूटी गई है। गुलरेज जी, बिल्कुल देखिए 77 याद करिए, 20 पार्टियों का गठबंधन होने जा रहा है। पहले आप पार्टी और टीएमसी नहीं थी, अब वो भी कांग्रेस के साथ आ गई है। नहीं, मैं तो चाहता हूं कि इनका गठबंधन हो ताकि एक बार ये सब एक्सपोज हो जाए। जनता जब ठान लेती है, देखिए सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश में कोई गठबंधन हो सकता था पिछले चुनाव में जो हुआ था लोकसभा में, वो एसपी और बीएसपी, उससे बड़ा कोई गठबंधन उत्तर प्रदेश के दृष्टिकोण से नहीं हो सकता था, वो हुआ। उसके बावजूद भी क्या परिणाम आए सबने देखा। तो यही पिक्चर आपको पैन इंडिया वाइड भी दिखेगी। इनको सबको एक हो जाने दीजिए, सारे भ्रष्टाचारी यदि एक भी हो जाते हैं तो भी जनता इनको आदर नहीं करेगी, अनादर ही मिलेगा इनको। अभी बात कर रहे थे हम गैस की और दूसरी चीजों की, मैं थोड़ा हमारे आसपास के देश और विकसित देश, मैं दोनों की बात करूंगा। जी, देश की बात हो रही है, कब तक जो है विदेशियों की आड़ में, कब तक चीनियों के आड़ में या पाकिस्तान के आड़ में रवि जी यहाँ अपना गुमराह करेंगे। आपका तर्क आ गया यहाँ। रवि जी, आज डिस्कशन नहीं है, मैंने पहले ही अनुरोध किया कि आज डिस्कशन नहीं है, आप अपनी बात रखिए, वो अपनी बात रखें। देखिए रवि जी, यदि आप मुझसे बात करोगे तो 4 बात सही गिना दूंगा मैं। आज झूठा आक्षेप मत लगाइए, इसलिए चुपचाप सुनिए। गिनाइए ना, चुपचाप नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी का मंच नहीं है जो आप किसी को चुपचाप कर देंगे। यहाँ लगातार सवाल पूछे जाएंगे आपसे, क्योंकि आप सरकार में हैं और जनता की जिम्मेदारी। चलिए, हमारा समय कम है, अगर डिस्कशन हुआ तो इसमें कंक्लूजन पे नहीं जा पाएंगे। राहुल गांधी क्यों गया था मिलने चीनी एनवॉय के साथ अपने जीजा जी को लेकर, इसका जवाब आप दीजिए। आपको बताना चाहिए बिन बुलाए पाकिस्तान क्यों चले जाते हैं। चलिए, ये डिस्कशन बिरयानी खाने जाते हैं। रवि जी झूला आप गिनाए। अरे जब मैं तथ्याधारित बात कर रहा हूँ, फोटोग्राफी के। लेकिन गुलरेज जी, अगर 20 दल एक साथ हो गए तो वो ना एक्सपोज होंगे, कहीं आप ना एक्सपोज हो जाए। गुलरेज जी, अगर 20 दल एक साथ हो गए तो वो ना एक्सपोज हो जाए, उनकी जगह आप ना एक्सपोज हो जाए। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप देश की सेवा करो, आप ईमानदारी से काम करो, तो 20 क्या जितने भी दल हैं सब एक हो जाने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब देखिए जनता ने देखा है कि गरीब को छत मिली है, बहन को सिलेंडर मिला है, जब उसको बीमार हुआ है तो आयुष्मान के कार्ड से उसको इलाज मिला है, लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर बनते हुए देखा है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का फायदा लिया है, तो वो सब चीजें ज्यादा कारगर होती है, ना कि ये सब जो ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स करते हैं लोग। चलिए, सत्यप्रकाश जी, क्या लग रहा है आपको 2024? हालांकि 77 जैसे प्रयास किए जा रहे हैं, हालांकि वो बात अलग है, उस समय जेपी जी थे। देखिए 77 में भी कांग्रेस के अगेंस्ट सब दल थे जी। 80 में इसीलिए टूटी कि वो उसमें आपस में नहीं पट पाई, वो आरएसएस का चक्कर था, इसलिए जनसंघ बना। लेकिन जो मैं आज कह रहा हूं, अगर 2019 का आप भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर देखते हैं, 37 पॉइंट समथिंग था जी। अब जो रिमेनिंग पार्टी कितना सेफ वोट ले गई। मोदी जी उसी दिन से चलते थे जिस दिन से कहीं ना कहीं राहुल के मामले में, डिस्क्वालिफिकेशन के मामले में सभी दल एक साथ हुए, तो उन्होंने सेकेंड डे ही अटैक कर दिया। किस पर? करप्शन पर। क्योंकि करप्शन एक ऐसा मामला है जिस पर पब्लिक तुरंत इंस्टेंटली एकदम एक्ट करती है, और यही मुद्दा उन्होंने फिर उठा दिया, क्योंकि 2014 में इस मुद्दे पर उनको फायदा मिला। तो इस मुद्दे को उठाने के साथ साथ आप ये जरूर देखिए कि अगर पूरे दल, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ भी है और हो भी जाता है कि किसी बड़ी ताकत को हटाने के लिए सब दल एक होकर चुनाव भी लड़ जाते हैं, क्योंकि ये सब जानते हैं कि अगर नरेंद्र मोदी जैसा कुशल संगठक, कुशल प्रशासक अगर भारतीय जनता पार्टी के पास रहता है तो आगामी चुनाव में सभी दलों को मुश्किल खड़ी हो जाएगी। देखिए, नरेंद्र मोदी की कुछ पॉलिसीज गलत हो सकती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जब से, भले वो प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रहे, लेकिन लीडरशिप उन्हीं की है, चाहे देश पर कह लिया भारतीय जनता पार्टी। तो क्या आपको लगता है 2024 जिस तरह से बोल रहे हैं कि हम जीतेंगे ही, तो ऐसा लग रहा है आपको? देखिए, ये तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन आज जो यूनिटी अपोजिशन में दिख रही है, अगर ये चुनाव तक बनी रहती है और उसी के साथ इसके बाद 24 तक जितने भी राज्यों में जो चुनाव होने, उनमें अगर अपोजिशन की सरकारें आ जाती हैं, तो आप ये मान के चलिए कि नरेंद्र मोदी जी ने ये भांप लिया है। तभी उन्होंने कहा है कि अति विश्वास में ना रहें,
आपको हर आज एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, देश के हर व्यक्ति का दिल तक पहुंचना है। चलिए सत्यप्रकाश जी, व्यक्ति का दिल जीतना है। सत्यप्रकाश जी, समय हमारा चूंकि समाप्त हो रहा है। श्रीवास्तव जी, क्या आपको लग रहा है इतनी बड़ी चुनौती? देखिए त्रिपाठी जी, प्रधानमंत्री जी पहले भी इसी आत्मविश्वास के साथ बोलते रहे कि हम सरकार बना लेंगे, आज भी बोल रहे हैं जी। लोगों में अगर उनके पास आत्मविश्वास इतना ज़्यादा है और ये इस तरह की बातें करते हैं तो उसके पीछे कोई न कोई कारण होता है। आज भी देखिए, आपने पूरा भाषण सुना होगा और देखा होगा, प्रधानमंत्री जी ने ये जरूर गिनवाया कि पार्टी हमारी थी, लेकिन उनके पुराने नेताओं का नाम तक नहीं लिया जी। एक सबसे बड़ी बात है। मतलब यह है कि उनका अपना एक प्लान है, उनका मेगा प्लान है कि किस तरह से लोगों तक कनेक्ट करें जी। और ये भी भांप लिया है कि अगर ये सारी पार्टियां इकट्ठा हो जाएंगी तभी वोट परसेंटेज जो शेयर अभी पिछले 63% होता है, 37 लिए थे। तो ऐसा नहीं है कि हर चीज़ में, लोकतंत्र में हर चीज़ें जो है आपके आत्मविश्वास से ही चलती हैं जी। बहुत सारे फैक्टर हैं। अभी आने दीजिए 2024 में बहुत सारी समीकरण बनेंगे बिगड़ेंगे। अगर ये पार्टियां एकजुट होती हैं और चुनाव लड़ने के बारे में सोचती हैं, उनका कोई एजेंडा होता है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है, उसके तहत अगर वो आगे बढ़ने का प्रयास करती हैं तो कहीं न कहीं चुनौती जरूर पेश कर रहे हैं। इस बात का भान है प्रधानमंत्री जी को, इसीलिए उन्होंने यह बात कहा कि अति आत्मविश्वास में न रहें। तो हमें लगता है कि ये जो है इस तरह की एक तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की 2024 में कि ताकि वो अपने आप को रिटेन कर सके। और प्रधानमंत्री जी जो है इस दिशा में आज से ही जो है, आज स्थापना दिवस पर इस बात का संकेत भी दे चुके हैं जी। चलिए, हमारा समय भी समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद गुलरेज जी आपका, रवि जी आपका, सत्यप्रकाश जी आपका और आरपी श्रीवास्तव जी आपका हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जनता मांगे जवाब में आज हमने बात की भाजपा के पूरे हुए 43 सालों की, उसके उतार चढ़ाव की और पार्टी के भविष्य की। भले ही भाजपा की शुरुआत 2 सीटों से हुई, लेकिन आज पार्टी इतनी सक्षम है कि शायद उसे किसी सहयोगी दल की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे जैसे भाजपा का कुनबा और काफिला दोनों बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे विरोधी भी मुखर हो रहे हैं। पुरजोर कोशिश है कि एकजुट होकर मोदी के संकल्प और विजय रथ को रोका जा सके, लेकिन विपक्ष की ये कोशिश कितनी कामयाब होगी, विरोधी मोदी से कितना पार पाएंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। देखने वाली बात यह भी होगी कि क्या भाजपा 21वीं सदी के भविष्य की पार्टी बन पाएगी। जनता मांगे जवाब में इतना ही। नमस्कार।